हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज़ एनालिसिस। आज हम लोग सर आपका डिस्कस करेंगे 8 मार्च का जो भी न्यूज़ एनालिसिस है और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। ये एनालिसिस थोड़ा सा सर डिले हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। करंट जो कई स्टूडेंट्स को लगता है सर एनालिसिस बंद हो जाएगा, नहीं सर, ये एनालिसिस बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस चलेगा। बस थोड़ा सा कभी कभी इंगेजमेंट अदर वर्क्स में होने की वजह से ये डिले हो सकता है। जैसे ये अभी कुछ डिले हो गया है, बट अभी हम इसको अभी जो अपकमिंग वीकेंड है उसमें इसको कंपनसेट कर देंगे। तो ये आपका मंडे टू सैटरडे रेगुलर एनालिसिस चलेगा और उसके बाद जो संडे को ऑफ रहेगा और जो संडे की न्यूज़ रहा करेगी उसको हम मंडे वाले पार्ट में इंक्लूड कर लिया करेंगे। ठीक है ना? तो संडे का टाइम आपको भी एक फ्री टाइम मिल जाएगा और हमारे लिए भी वो एक फ्री टाइम हो जाएगा, ताकि जो हमारे पेंडिंग वर्क्स हैं या जो हमारे पेंडिंग एंगेजमेंट्स हैं हम उनको कंप्लीट कर सकें। ऑलराइट सर, चलिए तो स्टार्ट कर दें सर 8 मार्च का। तो ये सर आपका न्यूज़ है। देखो, न्यूज़ में दो तरह की न्यूज़ होती है। एक तो न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें कुछ फैक्चुअल जानकारी होती है, उसे हमारे एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। दूसरा क्या होता है सर? दूसरा आपका न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। दूसरा आपका न्यूज़ में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? जैसे अभी एक आपका केस हुआ है, अ, जो उसमें इन्वॉल्व है अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, APSC-PCR। ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये उस बॉडी का नाम है। तो एक स्टूडेंट में एक हादसा हो गया है, जहां पर एक बच्चे का मर्डर हुआ है ना? जो आपका जो रिलेटिव्स हैं वो कह रहे हैं कि एक बच्चे का मर्डर हुआ है, दो अदर 12 ईयर ओल्ड गर्ल स्टूडेंट्स ने उसका मर्डर किया है, ऐसा एलिगेशन है। तो ये मामला बच्चों से रिलेटेड है, चाइल्ड से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मामला चाइल्ड से रिलेटेड होता है तो जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कमीशन है वो रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कमीशन है उसके बारे में मेरे को आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। जैसे यहाँ पर जिस बॉडी का डिस्कशन है, दैट इज द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या इसे किसी लॉ के थ्रू बनाया गया है या एक जस्ट एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इसको क्रिएट किया गया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जो बॉडी है, इसका जो कमीशन है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। एक लॉ है सर, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ठीक है ना? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। जैसे एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात आई थी, तो उसका भी एक राइट एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से रिलेटेड एक आपका कानून है, किस ईयर का है ये? 2005 का। ईयर जरूर याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना? इसके तहत दो तरह के कमीशन बनते हैं। एक बनता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये सेंट्रल लेवल पे काम करता है। और दूसरा एक बनता है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये स्टेट लेवल पे काम करता है। तो ये हर स्टेट का अपना अपना अलग स्टेट कमीशन बनता है। लेकिन नेशनल कमीशन हो या स्टेट कमीशन हो, ये सब जो भी बन रहे हैं ये किस कानून के तहत बन रहे हैं? ये आपका कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेशनल कमीशन की नहीं, स्टेट कमीशन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो चेयरपर्सन होता है, ठीक है ना, इस चेयरपर्सन होंगे और इसमें मेंबर्स होंगे, नेशनल लेवल में भी स्टेट लेवल में भी। नेशनल लेवल में भी आपका एक चेयरपर्सन होगा, 6 मेंबर्स होंगे, 6 में से 2 मिनिमम क्या होनी चाहिए? विमेन होनी चाहिए। तो जो भी आपका चेयरपर्सन होंगे या मेंबर्स होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी रहती है कि चाइल्ड से रिलेटेड केसेस में उनका एक्सपीरियंस हो, चाइल्ड वेलफेयर के लिए उन्होंने कुछ काम किया हो। ठीक है? तो अगर नेशनल कमीशन का चेयरपर्सन है तो उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। और यहां पर कौन अपॉइंट करेगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट यहां पर अपॉइंट करेगी। ठीक है? तो यहां पर इट शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी। तो वो जो 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी है उसमें कौन कौन होता है सर? वो डिसाइड करेगा, वो आपका गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एक मिनिस्टर इंचार्ज होंगे जो चिल्ड्रन से डील कर रहे होंगे,
ठीक है ना, उनकी चेयरमैनशिप में एक आपका कमीशन बनेगा, वो डिसाइड करेगा, यानी ओवरऑल गवर्नमेंट डिसाइड करती है सिलेक्शन कमेटी, और फिर वो सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करती है आपका चेयरपर्सन, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन पे उसको अपॉइंट किया जाता है। एलिजिबिलिटी और जो टर्म है वो जो नेशनल कमीशन है उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे नेशनल कमीशन के लिए जो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए चाइल्ड से रिलेटेड केसेस में, उनके वेलफेयर के लिए काम किया हो। और टेन्योर के लिए जो चेयरपर्सन होता है सर, चेयरपर्सन का जो टेन्योर है 65 ईयर्स ऑफ एज या 3 ईयर्स ऑफ टेन्योर, ठीक है ना, जो भी पहले पूरा हो जाए। इसी तरह से बाकी जो मेंबर्स हैं उनके लिए 60 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम या फिर 3 ईयर्स टेन्योर, तो ये होता है। बाकी मेंबर टेन्योर इतना कुछ डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेलिंग जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है मेनली उनकी अगर आप याद रखें वो ज्यादा बेटर है। इसमें आप मेनली बस ये ध्यान रखना कि ये जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है ये किस कानून के तहत बनता है, मेनली उस कानून को ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। चलिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट न्यूज आती है सर, अभी एक और डिस्ट्रिक्ट बन गया है आपका बिचौम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, अभी कुछ दिनों पहले अराउंड आप मान लो लास्ट वीक हमने एक और डिस्ट्रिक्ट की डिस्कशन की थी। अभी लास्ट ईयर तक 25 डिस्ट्रिक्ट थे, इस साल का 26 डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो बिचौम बन गया है आपका 27 डिस्ट्रिक्ट, तो ये अभी तक का आपका सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। तो अब जो भी आने वाले एग्जाम्स है उसमें आप ध्यान रखेंगे बिचौम डिस्ट्रिक्ट इज द लेटेस्ट, ठीक है। तो आपका कोई अब जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी है इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर ये डिस्ट्रिक्ट बना है। तो ध्यान रखिएगा, वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग के एरिया से अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है बिचौम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो नया डिस्ट्रिक्ट है वो उसके लिए जो डीसी हैं उसके वो हैं आकृति सागर, और जो उसके एसपी हैं वो है सुधांशु धामा, ठीक है ना। और तीसरी चीज ये ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक हेडक्वार्टर होता है। तो बिचौम का हेडक्वार्टर क्या है सर, नपांगफुंग, ठीक है, नपांगफुंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिचौम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर ये सब बातें बोली गई कि भाई इसकी डिमांड 1984 से चल रही थी, अब फाइनली जाके ये डिमांड पूरी की गई है। तो अपने एग्जाम के लिए ये ध्यान रखना, बिचौम इज द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और लास्ट वीक भी एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, उसका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। लास्ट वीक भी वो न्यूज आई थी, हमने उसको न्यूज एनालिसिस में डिस्कस किया था। पीडीएफ के रिगार्डिंग सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक है उसमें आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसमें हम पीडीएफ अपलोड करते हैं। साथ ही साथ अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो एक नंबर है हमारा जो ऑफिशियल नंबर है नॉर्थ ईस्ट पीएससी का, 8076535685, ठीक है। ये जो नंबर है 8076535685, इस नंबर पर आप लिख के भेज दीजिएगा अरुणाचल टाइम्स, ठीक है ना। अगर आप अरुणाचल टाइम्स लिख के भेज देंगे तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे और डायरेक्ट उस कम्युनिटी में भी ऐड कर देंगे जहां आगे आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट लिंक दी गई होगी वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप कम्युनिटी की, अदरवाइज इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अरुणाचल टाइम्स, ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गई नई डिस्ट्रिक्ट की न्यूज। नई क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन है। अभी देखो प्रधानमंत्री जी आए हैं अरुणाचल, ठीक है ना, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया अभी, अनलॉक नाचो एक्सपेडिशन। अनलॉक नाचो, ये नाचो वो वाला नहीं है, डांस वाला नहीं है, नाचो इज अ विलेज। नाचो विलेज कहां पर है सर, आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आपका नाचो विलेज है। तो उसको टूरिज्म के मैप पर लाने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मतलब नाचो जो विलेज है उसको डेवलप किया जाएगा, उसमें टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा। तो ये सारा जो काम चल रहा है ना, उसके साथ साथ देखो नाचो के साथ साथ एक और जगह सिलेक्ट की गई है जहां पर उन्होंने पैसा सैंक्शन किया है, दैट इज मेचुका, ठीक है ना। दूसरी जगह कौन सी है, मेचुका। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जो टूरिज्म डेवलप करने के लिए काम चल रहा है, ये किस प्रोजेक्ट में के अंदर चल रहा है या कह लो आप कौन सी स्कीम के अंदर चल रहा है, तो दैट इज स्वदेश दर्शन 2.0। तो अब स्वदेश दर्शन अगर 2.0 है तो कुछ स्वदेश दर्शन 1.0 भी रही होगी, बिल्कुल सही बात।
तो सबसे पहले स्वदेश दर्शन स्कीम आई थी, इट वाज लॉन्च इन 2014 से 15। इसके तहत कुछ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट डेवलप करने का प्लान किया गया था। यानी मान लो एक एरिया है पूरी कंट्री में, मान लो रिलीजियस टूरिज्म है, जैसे मान लो हिंदुइज्म का टूरिज्म है, तो श्री राम से रिलेटेड मान लो 5 प्लेसेस हैं, तो उन 5 प्लेसेस को आपस में कनेक्ट कर दो। बुद्धिज्म से रिलेटेड 7-8 प्लेसेस है, तो उन 7-8 प्लेसेस को आपस में कनेक्ट करके पूरा एक सर्किट बनाओ, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, सूफी सर्किट, कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, तीर्थांकर सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट एंड ट्राइबल सर्किट। तो एक तरह की चीजों वाले जो लोकेशन है उन सबको एक साथ कनेक्ट करके एक सर्किट बना दो, इस तरह का प्लान था स्वदेश दर्शन स्कीम में। पर्पस वही है सर, टूरिज्म डेवलप करना। स्वदेश दर्शन नाम से ही आप समझ सकते हो, यानी इसमें गवर्नमेंट क्या चाह रही है, आप अपनी कंट्री को विजिट करो। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा भी था कि हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं घूमने के लिए, जबकि हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहां पर आज तक हमने नहीं घूमा है, आज तक हमने नहीं देखा है कि वहां पर क्या चीजें अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो उनकी इकोनॉमी बढ़ाते हैं, हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट होती है। तो अगर हम अपनी कंट्री में टूरिज्म करेंगे तो हमारे ही अपने लोगों को नौकरी मिलेगी और हमारी ही कंट्री की जीडीपी उसमें इंप्रूव होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है हमारी कंट्री का टूरिज्म डेवलप हो। तो इसी में सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है। इसमें जो मंत्रा है कि वोकल फॉर लोकल हो, और जो पिछली स्कीम थी इसको रिवैम्प करके स्वदेश दर्शन 2.0 रख दिया गया है। इसमें पर्पज यही है कि हम अपना खुद का लोकल पे बेस्ड हो जाएं, अपनी लोकल चीजों को प्रमोट करें, हमारे जो लोकल विलेजेस हैं उनको डेवलप करें, ताकि बाहर से लोग आए और हमको विजिट करें। यानी इसी स्कीम का एक सेकंड वर्जन है स्वदेश दर्शन 2.0। इसमें कुछ डिटेल में बस याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है स्वदेश दर्शन स्कीम चल रही है किसके लिए, टू प्रमोट टूरिज्म। ठीक है, चलिए सर। तो श्रीनगर में सेरेमनी चल रही थी, उस सेरेमनी में तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए फंड रिलीज किया गया, नाचो एंड मेचुका। तो ये दोनों न्यूज पूछी जा सकती है कि स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत किन किन जगहों को पैसा दिया गया, फंडिंग दी गई है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट दिस न्यूज। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो देखो, पहली चीज तो ये, गवर्नर एक्सटेंड्स इंटरनेशनल विमेन डे ग्रीटिंग्स। गवर्नर एक्सटेंड्स इंटरनेशनल विमेन डे ग्रीटिंग्स। तो अभी आज ये आपका 8 मार्च का न्यूज एनालिसिस है। 8 मार्च को होता है आपका इंटरनेशनल विमेन्स डे। तो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन उससे जरूरी चीज ये भी है कि आपको पता हो कि विमेन्स डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, ये क्या रिमार्क करता है। एक्चुअली कुछ कहानियां चलती हैं इसके पीछे। यूनाइटेड नेशंस ने प्लान किया है कि सर 8 मार्च को हर साल हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, विमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये आपका कब से चल रहा है, अराउंड 1911 से इसको माना जाता है, ये चल रहा है। फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन्स डे सेलिब्रेट हुआ था 1911 मार्च में। उस टाइम अगर आप देखोगे यूरोप में कुछ प्रोटेस्ट चला कर रही थी, विमेन एम्पावरमेंट को लेके प्रोटेस्ट चला करते थे। इवन ये वही टाइम है जब रशिया में भी प्रोटेस्ट चल रही थी, विमेन सफराज की प्रोटेस्ट चल रही थी। रशियन रेवोल्यूशन था उस टाइम, जो रशिया की विमेन्स थी सब अड़ गई थी कि हमें भी वोटिंग राइट्स चाहिए। क्योंकि कोई भी कंट्री जब डेवलप हुई है तो शुरू में सिर्फ एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को वोटिंग राइट होता था, सबको नहीं होता था, और सबसे जो लास्ट में वोटिंग राइट मिलता है वो महिलाओं को मिलता है। तो यही वोटिंग राइट पाने के लिए रशिया में इस तरह का प्रोटेस्ट विमेन्स ने अरेंज किया था। तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट की बात करने के लिए 8 मार्च यूएन ने डिसाइड किया कि भाई हम सेलिब्रेट कर लेंगे इंटरनेशनल विमेन्स डे। तो डेज एंड डेट्स आपके एग्जाम में पूछता रहता है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। तो इंटरनेशनल विमेन्स डे डेज एंड डेट्स में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, नेक्स्ट न्यूज है उनिंग आरन सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड गिटी। देखो, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में हमसे गलती हो जाए, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेजेस के नेम होते हैं, है ना, और हम लोग उसको इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो उसके लिए अगर नेम में प्रोनाउंसिएशन में गलती है तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ पहले से। और दूसरी चीज, आप जो अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं सही कर पा रहा हूँ तो कमेंट में मेरे को जरूर बताइए कि सर इसका करेंट प्रोनाउंसिएशन ये है। तो आपको ये फेस्टिवल ध्यान रखना है,
और ये फेस्टिवल ध्यान रखना कौन सी कम्युनिटी का, ठीक है, इट इज ऑफ द आदि कम्युनिटी, ठीक है सर। चलिए, दिस फेस्टिवल इज ऑफ द आदि कम्युनिटी। अच्छा हाँ, ये विमेंस डे में याद रखना, इस बार जो 2024 का विमेंस डे है उसकी थीम क्या, उसकी थीम है सर इंस्पायर इंक्लूजन, ठीक है सर। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है सर आपकी नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल से रिलेटेड, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट, ये छोटी सी न्यूज है, इसको बस ध्यान रख लेना। अभी इस साल का जो नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल है, 7 नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ था, अगरतला, कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, ठीक है ना। तो इसमें जो अरुणोदय यूनिवर्सिटी के आपका 10 एनएसएस वॉलंटियर्स ने यहाँ पर क्या जीता है, प्राइज जीता है ना, वॉन द थर्ड प्राइज इन द वन एक्ट प्ले। तो इतना ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल हुआ है तो उसमें अपना अरुणोदय यूनिवर्सिटी के 10 जो आपका वॉलंटियर्स है उन्होंने कौन सा प्राइज जीता है, थर्ड प्राइज जीता है। अभी न्यूज में है ना, पूछ सकता है आपसे करंट अफेयर्स के नाम पे, अपना अरुणाचल करंट अफेयर्स के नाम पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अभी देखो 9 मार्च को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है ना, सेला टनल का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट अभी क्या है, स्कीम्स लॉन्च कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन को नॉर्थ ईस्ट में प्रमोट करने के लिए। तो अपना नॉर्थ ईस्ट में भी सर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है। उसके लिए 10,037 करोड़ की स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ठीक है ना। और ये सारी जो स्कीम्स हैं किस प्रोजेक्ट के तहत हो रही हैं, या किस स्कीम के तहत हो रही है, उन्नति। तो उन्नति स्कीम याद रखिएगा सर, उन्नति स्कीम आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, उन्नति स्कीम इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, उन्नति स्कीम इज रिलेटेड टू। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, उन्नति स्कीम इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन या इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसका नाम ही सर यही है। अगर फुल फॉर्म देखोगे तो उन्नति की फुल फॉर्म क्या है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ये कहोगे सर ये तो नहीं बैठ रही, अब सर यही है ना, गवर्नमेंट इसी तरह से काम करती है, उन्होंने क्या दिया है, उन्नति है तो है, ठीक है ना, उन्नति शॉर्ट में उसको कहते हैं। बाकी इस स्कीम का पूरा नाम क्या है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, उत्तर पूर्व बोले तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो आपका एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। सेंट्रल सेक्टर दो तरह की स्कीम्स होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं उसमें 100% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 60% रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40% स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला स्टेट है या हिली स्टेट है, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश है, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च होगी तो वहां सर रेशियो 60-40 नहीं होता, वहां 90% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है, ठीक है। लेकिन ये तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% जो इसका फंड है वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ओवरऑल और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, उन्नति बोल देगा, अब कहेगा बताओ कहां की है, किस चीज से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड है आपका उन्नति स्कीम। अब ऑब्वियसली बात है सर, आपको भी पता है, उन्नति होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो उससे क्या मिलेगा, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है ना। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये देखो कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, ये आपको कोई नहीं भी बता रहा है ना तो इसको आप खुद स्पेकुलेट कर सकते हो, खुद लिख सकते हो। ये कला आपको एपीपीएससी में काम देगी, जब एपीपीएससी में आप आंसर्स वगैरह लिखोगे ना तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए सर, कि हाँ ये स्कीम में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा सर, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा सर, हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, दैट इज कंबाइनली कॉल्ड ए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये क्रिएट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, सर्विस सेक्टर में भी। लेकिन हाँ एक लाइन बोली गई है सर, एक दिक्कत है, एक बैलेंस बनाने की जरूरत है,
क्योंकि सर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है ये इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैव हिली एरिया, तो हिली एरियाज में बहुत ही सावधानी से चीजों को करने की जरूरत है। अदरवाइज उत्तराखंड में भी हमने देखा है किस तरह की सिचुएशंस आ चुकी हैं। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप करोगे तो वो इन्वायरमेंट को सूटेबल नहीं रहा तो चीजें वहां बिगड़ भी सकती हैं। तो इसीलिए आप जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो तो जरूरी है सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब कीपिंग इन माइंड द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यानी इन्वायरमेंट्स को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ठीक है, तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है बिटवीन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रिस्टाइन इन्वायरमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। लेकिन देखो हकीकत बात आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि कहने वाली बातें होती हैं कि सर कह देते हैं कि नहीं नहीं हम इन्वायरमेंट का ध्यान रख के उसको करेंगे, लेकिन एक्चुअल में उतना हो नहीं पाता, अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को नुकसान हो ही जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको आंसर राइटिंग में लिखना है तो इस तरह के बेसिक पॉइंट्स हमेशा आपके माइंड में होने चाहिए कि आपसे कभी पूछे कि बताओ भाई आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन हिली एरिया है तो वहाँ इन्वायरमेंट मैटर करता है, तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करें। तो ये जनरल सी लाइन आपको बोलनी है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरह से करना है कि प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है ना, एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में और इन्वायरमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, देखो आपको क्या बनना है, एक ब्यूरोक्रेट बनना है। आप एपीपीएससी निकाल के क्या बनोगे, एक ब्यूरोक्रेट बनोगे। और एग्जामिनर आपसे डिटेलिंग नहीं चाहता है, वो ऐसा नहीं चाहता है कि भाई ये बताओ कि कितने मार्जिन का इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, कितनी फैक्ट्रीज लगाओगे, है ना, और इन्वायरमेंट में कितना आप कंट्रीब्यूट करोगे। तो बहुत डिटेलिंग नहीं चाहता है, वो अल्टीमेटली आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता है कि मतलब एक व्यू पॉइंट तो ये हो गया सर इन्वायरमेंट के साइड में अपन इंडस्ट्रियलाइजेशन भर के करेंगे, एक ये व्यू पॉइंट हो गया। एक व्यू पॉइंट हो गया नहीं सर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे ही नहीं, हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जो एक ब्यूरोक्रेट होगा वो दोनों व्यूज को लेके चलेगा, वो कहेगा सर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करेंगे, इस तरह से करेंगे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, उनके बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप ये व्यू पॉइंट अपने माइंड में हमेशा बैठाएं अगर आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं कि आपको किसी एक साइड पे कभी नहीं जाना है, आपको हमेशा चीजों के बीच एक बैलेंस बनाना है, एटलीस्ट आंसर में तो बैलेंस बनाना है। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपका ये व्यू पॉइंट क्लियर है ना तो आपके आंसर्स और आपके जो इंटरव्यूज होंगे उसमें वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। देखो आंसर जब आप लिखते हो ना तो इतना कम टाइम आपके पास होता है और इतना शॉर्ट में कंटेंट लिखना होता है कि एक स्ट्रेस जब होता है ना तो आप अपना जो इंटरनल व्यू पॉइंट है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए पहले अपने आप को अंदर से तैयार करो कि हाँ आंसर्स हमें इस तरह से लिखने हैं कि जो बैलेंस हो, ना ही किसी एक साइड को सपोर्ट करे ना ही किसी दूसरी साइड को सपोर्ट करे। ठीक है, चलिए फिर आगे जब एपीपीएससी में हम लोग आंसर राइटिंग वगैरह डिस्कस करेंगे तो इस तरह की बातें करेंगे। तो यानी बैलेंस कैसे बनेगा, जैसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, है ना, कार्बन एमिशन नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, गाड़ियां आएंगी, है ना, ट्रक्स चलेंगे, तो हम जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स चलाएंगे, अगर मान लो फ्यूल कन्वेंशनल फ्यूल पे चलते हैं, फॉसिल फ्यूल पे चलते हैं तो वो पॉल्यूशन करेंगे, तो वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखो जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी आती हैं जैसे सीमेंट की है, प्लास्टिक की है, तो ये तो सर इन्वायरमेंट को हैम्पर करेंगी, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे काफी डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा कुल मिला के इतना, है ना, कि आपका उन्नति जो स्कीम है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्कीम है। चलिए लास्ट न्यूज है आज की, 3 अरुणाचल यूथ पार्टिसिपेट इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट। ठीक है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट क्या है, देखो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म बना दिया गया है ताकि हमारा जो यूथ है वो समझे कि पार्लियामेंट का पर्पस क्या है, डेमोक्रेसी का पर्पस क्या है, और वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को जब समझेंगे, फील करेंगे, तो कल जाके उन्हीं को क्या बनना है सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहा है। आज हमारी ही यूथ को आगे जाके हम ही में से कोई एक निकलेगा, कहीं का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, कहीं का एमएलए बनेगा,
या हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी बने, है ना, जैसे हमारे जो किरण रिजिजू जी हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि आप चीजों को समझें कि हाँ सेंट्रल लेवल पे चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो अभी जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट हुआ था उसमें अपना अरुणाचल के 3 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, ओइन कोम्बो, तानाजीरी एंड ताकम रेगम, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द 3 ऑफ देम, और इनके नाम ध्यान रखिएगा, मे भी हो सकता है पूछ ले, हालांकि चांसेस इस तरह के क्वेश्चंस के कम है, लेकिन हाँ नेशनल यूथ पार्लियामेंट आई थी तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताना था, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। तो आज हमारी न्यूज में इतना ही है। इसी तरह से अभी आपका 9 मार्च वाला भी अपलोड हो जाएगा जल्दी, तो 10 मार्च को तो आपका संडे आ रहा है, संडे का नहीं रहेगा, संडे वाला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम मंडे के साथ ही उसे कवर करेंगे, ठीक है सर। चलिए, तो अगर एनालिसिस से आपको फायदा हो रहा है, आप सीख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने कलीग्स के साथ सर इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जब तक आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है, जब तक आप इसको इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहेंगे, तो ये आपका एनालिसिस नहीं रुकने वाला है, ये आपका कंटिन्यूअस रहने वाला है, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, चिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।